तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने वाले होते हैं, जो आपका सेकंड टाइप का होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। जब आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है उससे जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं सेकंड टाइप के, उन सभी प्रश्नों को कराया जाएगा, जो आपके लिए 4 मार्क्स आपको पक्के करा करके देंगे। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से आप लोगों को सभी चीज़ों का नोट्स, साथ ही में सॉल्यूशन भी मिल रहा है। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इन सभी का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, जिसमें आप लोगों को 149 कॉस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मैं आपको बता देता हूँ। फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो इसमें आप लोगों को मिलेगा क्या, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के प्लस बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे। साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक, जिसमें क्या होगा, आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसी प्रकार से सॉल्यूशन के साथ में। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। 149 में सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप लोग इन सभी का नोट्स बना सकते हैं खुद से। ठीक, तो उसमें आपकी चॉइस, अगर आपको चाहिए तो आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी जो क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही थी, इसमें आपका पहला चैप्टर चल रहा था जो आपका होता है ठोस अवस्था। तो उससे रिलेटेड सबसे पहले हम लोगों ने जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया। उसके बाद में फिर आप लोग के जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसे भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद में फिर आप लोग के जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको भी डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो लास्ट इसमें आता है वो आपका होता है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपका सेकंड टाइप का होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग बात करें तो अगर इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो चैप्टर फर्स्ट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसमें होता यह है कि जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है चैप्टर से बहुत ही कह सकते हैं पूछा ही नहीं जाता है। ठीक, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं इस बार नहीं बताने वाला, क्योंकि इस चैप्टर से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं। केवल लघु उत्तरीय कह सकते हैं फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप पूछा जाता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। तो उन सभी को करा दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को देख लेना, इससे पहले की वीडियो को देख लेना, सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को समझते हैं और उसके हल को भी देखते हैं किस प्रकार से सभी चीज़ें कराई जा रही हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो अपना पहला प्रश्न है, पहला जो अपना लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, फ्रैंकल दोष एवं साठ के दोष क्या है, उदाहरण से समझाइए। इसमें आपको फ्रैंकल दोष एवं साठ के दोष के बारे में बताना है। अगर ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में 4 नंबर में आता है तो कितना लिखना है, आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न में हम लोग को इसका उत्तर 4 नंबर के लिए कितना लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है फ्रैंकल दोष, क्या होता है साठ के दोष। ठीक है, पहले आइए देखते हैं फ्रैंकल दोष क्या है। फ्रैंकल दोष की खोज किसने की थी, इसकी खोज या क्यों फ्रैंकल ने की थी। ठीक है, यह दोष किस कारण से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे मान लीजिए कोई ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यही इसमें लिखा देखिए पहले, यह दोष आयनों प्राय धनायन के अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतरकाशीय स्थानों को ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का एक बना हुआ है। ठीक है, क्रिस्टल जालक बना हुआ है। ठीक, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये यहाँ से निकल के इसके अंतरकाशीय स्थानों पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये निकल के यहाँ इसके अंतरकाशीय स्थानों पे आ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा इस क्रिस्टल में, क्रिस्टल जालक में, वो क्या होगा, वो फ्रैंकल दोष होगा। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा गया, यह दोष आयनों प्राय धनायन के अपने जालक स्थिति को त्याग कर अंतरकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यह दोष प्राय उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान कम होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो ऋणायन का आकार होता है वो धनायन के आकार की अपेक्षा काफ़ी अधिक, मतलब जो निगेटिव चार्ज होगा उसका आकार पॉजिटिव चार्ज की अपेक्षा कम होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉरी ज़्यादा होगा, मतलब जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज से काफ़ी बड़ा होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज जो होगा वो बड़ा होगा और पॉजिटिव चार्ज छोटा होगा। जैसे कि इसका उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप लोग, AgCl है, Ag का मतलब सिल्वर है, और ये क्लोरीन अपेक्षा बड़ा होता है सिल्वर की अपेक्षा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ इसमें देखिए, तथा जो इसमें होता है ऋणायन का आकार धनायन के आकार से काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसमें जो क्रिस्टल का जो घनत्व जो डेंसिटी होती है इसमें फ्रैंकल दोष में, उसका जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित मतलब बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज निकल के बाहर क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है, इसी के अंदर ही है, इसलिए, और ना निकल के बाहर जा रहा है ना कोई बाहर से अंदर आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें जो इसका जो घनत्व होता है वो बदलता नहीं है। इसके जो एग्जाम्पल है देखिए, कौन से एग्जाम्पल इसके उदाहरण है क्या, AgCl, AgI, AgBr और ZnS जो इसके एग्जाम्पल होते हैं। जो अपना अगला दोष है साठ की दोष, इसके बारे में क्या होता है जानते हैं इसके बारे में। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज वाल्टर हरमान साटकी ने की थी। साठ की दोष की खोज किसने की थी, वाल्टर हरमान साटकी ने की थी। ये दोष होता क्या है, यह दोष क्या होता है, यह दोष जालक से समान संख्या में धनायनों एवं ऋणायनों के लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई क्रिस्टल जालक का स्ट्रक्चर दिया हुआ है,
यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव बना के पूरा एक क्रिस्टल जालक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर समान संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकल जाए, दोनों एक साथ निकल जाएँ, तो ये जो दोष उत्पन्न होगा ये होगा 60 की दोष होता है, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है, क्या है, यह दोष जालक से समान संख्या में धनान्यों एवं ऋणान्यों के लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। आगे इसमें क्या होता है, यह दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें क्रिस्टल की समन्वय संख्या का मान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। इसलिए इसमें जो धनायन और ऋणायन के जो आकार होते हैं लगभग समान होते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है तथा धनायन एवं ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। इसके जो इसमें जो होती है जो उसकी डेंसिटी होती है, देखिए जैसे यहाँ से अगर पूरा निकल जाएगा तो इसकी डेंसिटी में कमी आ जाएगी, ठीक है, मतलब घनत्व इसका कम हो जाएगा। इसमें आगे लिखा हुआ है क्या है, इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं CaCl, KBr, KCl, NaCl और AgBr। AgBr जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटिश डिफेक्ट दोनों डिफेक्ट शो करता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन होता है। आपका दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न आपका जो क्या क्या देखते हैं, जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित हो और अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता निकालना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें लास्ट में देखो क्या हुआ, घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की निकालनी, ठीक है। इसमें क्या है, उसका आगे देखते हैं इसका सलूशन कैसे करना है, ठीक है। जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य दो परमाणु के संपर्क में हो तो काय केंद्रित घनीय संरचना बनती है, मतलब BCC स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होता है। और BCC के लिए हम लोग को पता था कि जो BCC स्ट्रक्चर बनता है उसमें जो परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जेड कितना होता है, इसमें ये लिखा हुआ देखिए क्या है, मतलब परमाणु की संख्या जेड कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और उसमें जो कोर की लंबाई होती है BCC स्ट्रक्चर के लिए, जो कोर की लंबाई कितनी, उसका फार्मूला क्या होता है, A बराबर कितना, 4/√3 × R, ठीक। ये होता है उसकी क्या, कोर की लंबाई का फार्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है। उसमें क्या है, देखिए आगे क्या है, अब निकालें हम लोग संकुलन क्षमता का फार्मूला। आपको पता ही होगा क्या होता है संकुलन क्षमता की फार्मूला, होता है 4/3 πr³ × Z/A³ × 100, ठीक। 4/3 πr³ आप ऐसे रहने देंगे। जेड की वैल्यू की परमाणु संख्या कितनी दी है BCC के लिए, 2 होती है, आपने रख दिया, ठीक। अपान इसकी कितना होता है, एक और की लंबाई कितनी होती है, 4/√3 × R होती है, इसका पूरा होल क्यूब कर देंगे, ठीक, × 100 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्या है, सेम इसको रखेंगे 4/3 πr³ × 2 अपान इसको 3 पार्ट में लिख लेंगे, ठीक है। एक इसका क्यूब है ना, मतलब इसको 3 पार्ट में हम लोग लिख लेंगे। तो 4/√3 × 4/√3 × 4/√3 × R³ R कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, × 100। ये कितना, इससे 4 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। √3 का √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक। ये 4/√3 इसको लिख लेंगे ऐसे, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ के क्या करना है, आप इसमें आगे क्या करना है, ठीक है। देखिए ये हो गया, यहाँ तक हो गया। ये 4/3 × πr³ × 2 अपान 16/3 × 4/√3 × R³ × 100, ठीक। R³ से R³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए, ये कितना, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8/3 पाई अपान 16/3 × 4/√3, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 8 × 8 2 8 16 कट जाएगा, ठीक। 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आपका बचेगा, पाई बचेगा। ये कितना बचेगा, ये पाई बचेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा पाई बचेगा इंटू √3 बचेगा, जो नीचे ऊपर जाएगा ना ये √3 बचेगा इंटू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 4 का 2 से करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा × 100, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3.4 रख देंगे। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 होती है, ये रख देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 68% आपका पैकिंग एफिशिएंसी किसके लिए आ जाएगा, BCC के लिए। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो का BCC के लिए आपका कितना आ जाएगा, 68% आपका पैकिंग एफिशिएंसी का आ जाएगा, ठीक है। किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, मतलब BCC के लिए आपका आ जाएगा, अंतः केंद्रित के लिए 68% आपका आंसर आ जाएगा। आपका तीसरा सवाल है क्या है, चांदी घनीय सवृत संकुलन मतलब CCP स्ट्रक्चर है, जालक बनाती है, ठीक है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से पता हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है, ठीक है। तो चांदी के घनत्व की गणना कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या, आपकी चांदी के घनत्व की डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, मतलब घनत्व मतलब डेंसिटी निकालना है, ठीक है। इसमें आपका दिया हुआ है Ag का कितना दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 107.9 दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्या होता है, CCP मतलब FCC होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, CCP जालक में प्रत्येक कोशिका में चांदी के परमाणु संख्या कितनी होती है, जेड कितना होता है, 4 होता है। आपको पता होगा FCC में कितना होता है, जेड 4 होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक कोशिका के कोर की लंबाई A, ठीक है। इसमें A दी हुई है आपका कितना, 408 पिकोमीटर दिया हुआ है ना, इसको लिखते हैं यहाँ पर 408.6 पिकोमीटर। इसको हम लोग अगर मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये मीटर में आ जाएगा जिसकी कोर की लंबाई, ठीक। आगे देखिए क्या है, अब देखते हैं चांदी का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 107.9 ग्राम मोल इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 1 किलोग्राम में हो जाएगा जिसका परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक। अब आइए इस घनत्व का फार्मूला लगाते हैं। क्या है, एक कोशिका में चांदी का घनत्व डेंसिटी रो बराबर कितना होता है, जेड इंटू एम अपान A³ इंटू Na होता है। क्या होता है, इन्हें होता है अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स होता है, ठीक है।
आइए सबकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए क्या है, रो बराबर कितना हो जाएगा, जेड कितना हो जाएगा, जेड यहाँ पे हो जाएगा एफसीसी के 4, ठीक है, इंटू कितना एम कितना दिया, मालिकुलर वेट कितना दिया हुआ है 107.9 गुणे 10⁻³ जो उसका सिल्वर का दिया हुआ है, चांदी का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कितना है, ए कितना दिया है, मतलब कोर की लंबाई 408.6 गुणे 10⁻12 का घात 3 हो जाएगा, ठीक, इस इंटू अवगाड्रो नंबर 6 × 6.023 × 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.5 गुणे 10⁻3 किलोग्राम मीटर क्यूब, मतलब एक किलोग्राम में आ जाएगा कितना, आपका आंसर आएगा 10.5 × 10⁻3 आएगा किलोग्राम। अगर आप लोग इसको ग्राम में काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा ये जो है ये किलोग्राम से ग्राम में काउंट करेंगे तो इतना हट जाएगा, तो आपका 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्यूब इनवर्स में क्यूब में आ जाएगा आंसर, ठीक है। 4 क्या है, एल्युमिनियम घनीय निबिड संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, इसका धात्विक अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे व्यास लिखा होता तो पूरा 2r होता, अगर ये अर्धव्यास लिखा तो मतलब r, ठीक। 125 पिकोमीटर है, ठीक। इसमें आपको दो चीज़ें निकालनी है, पहला क्या निकालना है, एक है कोष्ठा के कोर की लंबाई याद करनी है, दूसरा क्या है 1.0 सेंटीमीटर क्यूब में एल्युमिनियम में कितनी एकक कोष्ठकाएँ होंगी। मतलब इसमें आपको पहले पार्ट में क्या निकालना है, कोर की लंबाई मतलब ए निकालना है, दूसरे पार्ट में आपको क्या निकालना है, एक कोष्ठकाएँ निकालनी है एल्युमिनियम के 1.0 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में, ठीक है। तो इसका हल करते हैं, ठीक है। क्या है, पहले आप लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग कोर की लंबाई निकालेंगे, देखिए। तो क्या देखिए पहला पार्ट हल करते हैं, क्या है, एक एफसीसी एक कोष्ठका के लिए परमाणु की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर कितना a/2√2 होता है फार्मूला, ठीक। यहाँ पे आर कितना दिया, आर दिया हुआ है 125 पिकोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब उठा के आर की वैल्यू वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो इसको इधर लेके आएंगे, ए को देखो आर को इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। अब मान लीजिए इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको इधर लेके चले जाए तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2√2 × r हो जाएगा, ठीक। दो इसे रहने दिए, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4 रख दिए, आर की वैल्यू कितनी दी 125 पिकोमीटर दी हुई है, तीनों रख दिए, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 353 के राउंड आएगा। इसको अगर अप्रॉक्स करेंगे तो 354 पिकोमीटर आपका ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब आपका क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। ए आ गया मतलब तो इसकी आ गया, आपको क्या किया परमाणु की त्रिज्या ये है, तो आपका ये क्या आ गया है, ये आ गया कोर की लंबाई आ गई। अब दूसरा क्या निकालना है आपको, आपका एक पता चल गया कोर की लंबाई आपको पता चल चुकी है, दूसरी निकालनी है आपको कोशिका की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं कोशिका का जो एक कोशिका का आयतन निकाल लेते हैं, क्या होता है एक कोशिका का आयतन बी बराबर कितना हो जाएगा a³। ए आपका हमने पता चल चुका है, ए कितना पता है आपको, ये आपको पता है 354 पता, पिकोमीटर पता है आपको, ठीक है। आपने रखा 354 पिकोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पूरे का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है वॉल्यूम बराबर क्या होता है a³ होता है, तो पूरे का क्यूब हो जाएगा। इसको जब पूरा जब इसका क्यूब करेंगे तो आपका 442 गुणे 10⁻25 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये आ जाएगा, कितना इसका वैल्यू मतलब इसका आयतन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, एक एक कोशिकाओं की संख्या निकालनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो हम लोग जब निकालने जाएंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक एक कोशिकाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 100/, जो आपका आया है आयतन 442 गुणे 10⁻25 सेंटीमीटर क्यूब, जो आपका इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.26 गुणे 10⁻22 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों पता चलेगा, क्या क्या पता चला आपको, पहले में पता चला आपको क्या कहते हैं कोशिका का जो कोर की लंबाई, और दूसरे में पता चला कोशिकाओं की संख्या, ठीक है। धन्यवाद। पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पदों को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। पहला क्या है अंतरकाशी दोष और दूसरा है एफ केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके दोनों को, ठीक है। पहले क्या है अंतरकाशी दोष को समझते हैं, क्या होता है जब कुछ अवयवी कण परमाणु अथवा अणु अंतरकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब यह दोष उत्पन्न होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी परमाणु या अणु है उसके अंतरकाशी स्थान पर आ जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए देखिए ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है क्रिस्टल का, उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ जा रहा है, तो अंतरकाशी स्थान पे आ जा रहा है, तो ये जो इसमें जो दोष उत्पन्न होगा वही होगा क्या आता है अंतरकाशी दोष, ठीक है। ये इसमें आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखते हैं क्या है, जब कोई अवयवी कण परमाणु अथवा अणु अंतरकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब उत्पन्न दोष अंतरकाशी दोष कहलाता है, ठीक है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देता है। जब देखिए जब इसमें जब कोई बाहर से आ जाएगा पार्टिकल तो इसके दोष को ऑटोमेटिक ही बढ़ा ही देगा, मतलब इसके जो दोष होगा उसमें जो दोष में जो घनत्व होगा वो अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि जब कोई बाहर से कोई पार्टिकल मान लीजिए आया, ठीक, तो इसमें और ज़्यादा जैसे मतलब आपके पास 4 हैं, ठीक है, इसमें अगर एक और आ जाएगा तो 5 होगा, मतलब यहाँ पे और सघन हो जाएगा माध्यम, ठीक है। इसमें क्या है आगे देखते हैं क्या है, या आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहती है अतः यह दोष दिखाई नहीं देता। मतलब यह जो दोष होगा वो आयनिक पदार्थों में आयनिक ठोसों में दिखाई नहीं देगा, ठीक है, यह केवल नॉन आयनिक में ही दिखाई देगा। मतलब ये इसमें लिखा हुआ है यह दोष अनायनिक ठोसों में दिखाई देता है, मतलब आयनिक में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब देखते हैं जो अपना अगला दोष था, अगला था क्या एफ केंद्र, ठीक। आइए एफ केंद्र के बारे में समझते हैं। एफ केंद्र क्या होता है, जब किसी क्षारीय हैलाइड जैसे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड को क्षार धातु के वाष्प में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जाते हैं। जब इसमें कह रहा है जब कोई क्षारीय हैलाइड जैसे सोडियम क्लोराइड को क्षार धातु के वाष्प में गर्म करते हैं तो जो सोडियम धातु होता है, जो सोडियम परमाणु होता है वो क्रिस्टल की सतह पर आ जाता है, वो मतलब ऊपर आ जाता है, ठीक है। और जो क्लोराइड आयन होता है उसमें क्या लिखा हुआ है, जो क्लोराइड आयन क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाते हैं, मतलब जिसका क्लोराइड आयन होता है उस क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाता है।
और क्या है, उसके बाद क्या करता है ये, और ये सोडियम परमाणु के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेता है, और वो जो होता है वो सोडियम क्लोराइड से मिलकर सोडियम क्लोराइड, मतलब जो क्लोरीन का आयन होता है वो Na के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देता है। उसके बाद क्या है देखिए, ऐसा सोडियम प्लस आयन प्राप्त करने के लिए सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाने से होता है। मतलब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें से एक सोडियम परमाणु आयन प्राप्त करने के लिए सोडियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। जो इसमें से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से मान लीजिए जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, इसमें से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के ऋणात्मक स्थान को अध्यासित करता है। ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो जो क्रिस्टल के जो ऋणात्मक स्थान होंगे उनको अध्यासित करेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाली इन ऋणात्मक रिक्तियों को क्या कहते हैं, ये केंद्र कहते हैं। इसीलिए जो जिसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्वारा जो भरी जाती हैं रिक्तियाँ, उन्हें ही क्या कहते हैं, जो ऋणात्मक रिक्तियाँ भरी जाती हैं उनको क्या कहते हैं, ये केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए उसमें क्या है, ये NaCl क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करती हैं। ठीक है, जिससे अब ये पीला रंग क्यों प्रदान करती हैं, इसमें आगे लिखा हुआ देखिए, यह रंग इन इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने का परमाणु स्वरूप दिखाई देती है। मतलब जब ये इन पे जब इन पे प्रकाश पड़ता है तो ये वहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनका जो रंग है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, पीला दिखाई पड़ता है। आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि इस क्रिस्टल में धातु सोडियम का अधिक हो जाता है, मतलब इसमें एक सोडियम धातु ज़्यादा हो जाता है, अतः इसे धातु अधिक दोष भी कहते हैं। धन्यवाद।